हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, जो भी न्यूज़ रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ ऑन आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं, रेलेवेंट हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखिए और लाइक कर दीजिए। आपके लाइक हमें इंस्पायर करते हैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। चलिए तो आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई बेस्ड इको पार्क को मंजूरी दे दी है। ये आप मनीष सिसोदिया जी को देख सकते हो। दिल्ली सरकार ने बढ़ते ई कचरे को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसे 20 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने शहर को शूटिंग स्थानों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने की भी मंजूरी दी है। तो इम्पॉर्टेंट है, पहला तो ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंटली ये बहुत बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है। आज हर वर्ग तक मोबाइल या डिजिटल किसी भी गैजेट की सुविधा पहुंच रही है, तो इसलिए ई वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको अभी से हैंडल करने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। सेकंड, इन्होंने अपनी फिल्म नीति की घोषणा की, तो दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चीन के नई पीढ़ी के रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। चीन के नए लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने फरवरी 2022 में 22 उपकरणों को अंतरिक्ष में स्थापित किया और एक ही रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सबसे अधिक अंतरिक्षयान का घरेलू रिकॉर्ड बनाया। रॉकेट को दक्षिणी हैनान प्रांत में वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया है। उपग्रहों का उपयोग वाणिज्यिक सुदूर संवेदन सेवाओं के लिए किया जाएगा। मिशन ने लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 409वीं उड़ान को चिन्हित किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर जीता पहला विवो प्रो कबड्डी खिताब। आपको पता होगा कि पटना पायरेट्स काफ़ी जीतता है, तो दबंग दिल्ली ने इस बार पटना पायरेट्स को हराकर और पहला अपना खिताब जीत लिया है प्रो कबड्डी का। विवो प्रो कबड्डी सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। सीजन 8 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नवीन कुमार 17 मैचों में 207 रेड पॉइंट को दिया गया। सीजन का टॉप रेडर पवन शहरावत 24 मैचों में 304 रेड पॉइंट को दिया गया। टीम पुनेरी पल्टन की ओर से मोहित गोयत को न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया। तो आप ये याद रखिए कि दबंग दिल्ली इस बार जीत गई है पटना पायरेट्स को हराकर, ठीक है। और तो ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेयर का स्कोर कार्ड कैसा रहा, हर प्लेयर का ये याद करना हमारे लिए सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है और ना ही एग्जामिनर को इंटरेस्ट है। सिर्फ आप ये याद रखिए कि दबंग दिल्ली ने जीत लिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद को नियुक्त किया गया संचालन का उपाध्यक्ष। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद कुमार अहमद को संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अहमद उपाध्यक्ष के रूप में संचालन बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा के प्रमुख होंगे। वह बैंक के इतिहास में इतने उच्च पद पर नियुक्त होने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। अहमद 16 अप्रैल 2022 को अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, जुनैद कुमार अहमद जी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दीपम चटर्जी अपनी नई पुस्तक लेकर आए हैं, द मिलेनियल योगी। भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी
ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग बंस लाइफ नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। ठीक है, ये एक पूर्व कप्तान है भारतीय सेना के, दीपम चटर्जी। इन्होंने अपनी बुक लिखी है। यह रहस्यवाद और संगीत का मिश्रण है। मतलब बुक जो है वो रहस्यवाद और संगीत का मिश्रण है जो पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस की एक छाया एवरी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप याद रखिए कि दीपम चटर्जी की पुस्तक है, ये मिलेनियल योगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए प्लीज़, बिकॉज ये अध्यात्मवाद से जुड़ी हुई है ना, रहस्यवाद से। आईआईटी मद्रास और एनआईओटी ने पहली बार किया भारत में ओशियंस 2022 का आयोजन। आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने फरवरी 2022 में ओशन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकविदों और इंजीनियरों, छात्रों के नीति निर्माताओं के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। पहली बार भारत में आयोजित किया गया है और इसे महासागर इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी मद्रास द्वारा समन्वित किया गया था। इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन इसकी थीम थी। तो प्लीज़ आप याद रखिए, ओशियन समिट पहली बार हुआ है चूँकि आईआईटी मद्रास और एनआईओटी के सहयोग से हुआ है और इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर कार्यक्रम का शुभारंभ। इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य डीएसटी की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नामांकित कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के बीच डिजिटल तैयारी का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्पायर स्कीम है ना, तो उसी के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख होंगे समीरन गुप्ता। ठीक है, ये आप समीरन गुप्ता जी को देख सकते हो। समीरन गुप्ता को भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख नामित किया गया है। यह भारत और दक्षिण एशिया में कंपनी की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले वे इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स के लिए सार्वजनिक नीति दक्षिण एशिया के प्रमुख थे। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करने वाले महिला कोल ने फरवरी 2021 में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद इन्हें समीरन गुप्ता जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फरवरी 25, 2022 से भारत ने शुरू किया T+1 स्टॉक का निपटान। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होगा। 25 फरवरी 2022 से भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। इसके तहत शेयरों के खरीदार और विक्रेताओं को 24 घंटे के भीतर क्रमशः उनके शेयर और पैसे मिल जाएंगे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज T+2 दिनों के निपटान का पालन करते हैं, अर्थात फंड और सिक्योरिटीज़ का निपटान ऑर्डर के निष्पादित होने के दिन के 2 व्यावसायिक दिनों में होता है, लेकिन T+1 में अगले दिन ही, ठीक है, हो जाएगा 24 घंटे के भीतर यानी कि। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फरवरी 2022 में औद्योगिक आयोजित 28वां DST CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। ठीक है, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CII यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन में भाषण दिया। उन्होंने बताया कि भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में देशों में तीसरे स्थान पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 नवीन अर्थव्यवस्थाओं में 46वें स्थान पर है। ठीक है, और लेकिन ये इंडेक्स इस बार भी आ गई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें ये 43 रैंक पर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए स्टैंडर्ड चार्टर और IATA के बीच साझेदारी। स्टैंडर्ड चार्टर ने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू कराने हेतु इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे एक नया भुगतान विकल्प होगा जो भाग लेने वाली एयरलाइनों को UPI स्कैन और पे तथा UPI कलेक्ट भुगतान का अनुरोध करने जैसे तत्काल भुगतान विकल्पों की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। भारत में IATA पे स्टैंडर्ड चार्टर के स्टेट टू बैंक द्वारा संचालित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। आपको पता होगा कि भारत सरकार फेम 2 और फेम 1 दो योजनाएं लाई गई हैं सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो और सरकार चरणवार चरण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे जैसे पेट्रोलियम की सप्लाई घटेगी और हम तो खुद सिर्फ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, ठीक है, उसको रिफ़ाइन करते हैं हम फिर पेट्रोलियम को। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मूव करें, क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति भी तेज है, ठीक है, पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं पहुँचता, प्रदूषित नहीं होता है और रेस्ट आपको पता ही है कि पेट्रोलियम का इतनी यूज़ नहीं पड़ता है। तो BSES यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। चार्जिंग स्टेशन जो एक साथ 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है, मयूर विहार एक्सटेंशन फेज़ 1 नई दिल्ली में BYPL यानी कि जो BSES और यमुना पावर लिमिटेड के सब स्टेशन परिसर में सह स्थित है। BSES यमुना पावर लिमिटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली की NCT सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। SBI ने किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चूग को DMD नियुक्त, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चूग को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनके 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले चूग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक थे। वह HDFC बैंक से वहां शामिल हुए, जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के लिए समूह प्रमुख के रूप में कार्य किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हंसा NG भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर ने पूरा किया ट्रायल। ये न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। हंसा NG जो भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, ने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। फ्लाइंग ट्रेनर को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। यह रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित होता है। इसमें जस्ट इन टाइम प्रीपेग कंपोजिट लाइटवेट एयरफ्रेम आदि जैसी अनूठी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, हंसा NG भारत का सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर है जिसने अपना ट्रायल पूरा किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। MSME लॉन्चिंग को बढ़ावा देने हेतु BSE ने की तमिलनाडु सरकार के MTIPB के साथ साझेदारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने राज्य के MSME के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ सहयोग किया है। इसे सुगम बनाने के लिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज MSME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ साझेदारी करेगा। BSE तमिलनाडु में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्षमता निर्माण और सॉफ्ट सपोर्ट प्रदान करेगा। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लिस्टिंग। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NMDC लिमिटेड को मिले इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार। ये आप देख सकते हो इस अवार्ड लेते हुए।
भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC ने इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक इतने को मदुरई में संपन्न बैठक में वर्ष 18-19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और वर्ष 19-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार ग्रहण किए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3-3 सालों के लिए मिले हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये आप देख सकते हो, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का केंद्रीय गृह मंत्री ने वीरता व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए CISF के अधिकारियों और जवानों को पदक प्रदान किए और बल की पत्रिका सेंटिनल 2022 का विमोचन भी किया। तो इम्पॉर्टेंट है न्यूज़। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 7 और 8 मार्च को बेंगलोर में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लेंगे। इम्पॉर्टेंट है। मंत्री 30 कंपनियों के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। द इंडिया ग्लोबल फोरम बेंगलोर द न्यू इंडिया इंक की प्रौद्योगिकी क्षमता को गहराई से समझने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा, श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने ऐसा बताया है। ठीक है, तो आप याद रखिए, थोड़ा नाम से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ का पता लग जाता है। तो इसलिए आप सबके मंत्रालय किस किस के मंत्रालय में क्या प्रभार सौंपा गया है, तो प्लीज़ आप वो जरूरी रिमेंबर रखिए। और या अगर याद नहीं है तो आप प्लीज़ याद करने की कोशिश, मतलब याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं हर न्यूज़ से पहले उनके नाम बता देता हूँ, तो उससे हेल्प मिलती है। पेपर में कई बार ऐसा होता है कि नाम लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन मंत्रालय का नाम बताना होता है। तो आपको अगर पता होगा कि इसके पास कौन सा मंत्रालय है, तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विशाल हिमालयी भू संसाधनों का अभी पूरी तरह अन्वेषण नहीं हो पाया है, जो कई प्रकार से हिमालय क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही है। वित्त मंत्री गलती से बोला गया। ठीक है, सरकार वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी सफलता खोजने के लिए काम कर रही है, जो लचीलेपन का निर्माण कर सकती है और अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास में सहायता कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में रिसर्च स्कॉलर और प्रोजेक्ट हॉस्टल का उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, तब ये बातें कहीं। ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअली ये इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो इस दौरान इन्होंने ये बात कही। WIHG शक्तिशाली हिमालय और कई अन्य विषयों के भूगतिक विकास को समझने के लिए हिमालयी भूविज्ञान पर एक समर्पित शोध संस्थान रहा है, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छाग्रह, स्वच्छता और स्वाधीनता का उत्सव आयोजन किया। ये आप देख सकते हो। ये न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, बट चूँकि इम्पॉर्टेंट है तो मैं आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ। अमृत महोत्सव का एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रधानमंत्री जी के भारत 2.0 सुनहरे सपने से जुड़ा है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन में बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए, श्री विजय गोयल जी ने कहा। ठीक है, तो ये कुछ मेंबर्स थे इसके जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया संस्कृति मंत्रालय ने सुलभ इंटरनेशनल के साथ। तो ये आप याद रखिए कि सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से और आज़ादी अमृत महोत्सव के तत्वावधान में 3 मार्च को नई दिल्ली में स्वच्छता, स्वाधीनता और सुलभ के मूल विचार के साथ व्यापक जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम स्वच्छाग्रह का आयोजन किया गया। काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्णा नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। मैंने आपको कल बताया था ना कि प्रधानमंत्री जी पुणे में विजिट करेंगे, तो उसी विजिट के दौरान इन्होंने
स्टैचू को इनॉग्रेट किया है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी के, वीर शिवाजी के। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। मैंने ये भी आपको बताया था। हम सभी के हृदय में बसने वाले शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा को जगाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। पुणे ने एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। पुणे ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की ज़रूरत है और हमारी सरकार पुणे वासियों के इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कही। प्रधानमंत्री जी हर जगह इलेक्शन मोड पे ही रहते हैं। यह मेट्रो पुणे में आवागमन को आसान बनाएगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। आज के तेज़ी से बढ़ने भारत में हमें स्पीड और स्केल पर ध्यान देना होगा। इसलिए हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। आपको पता होगा पीएम गति शक्ति, ये देखिए आप प्रधानमंत्री जी मेट्रो टोकन लेते हुए, ठीक है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चूँकि पीएम गति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान पीएम गति शक्ति का जिक्र किया है, पीएम गति शक्ति एक्शन प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय एक्शन प्लान। तो मैंने भी आपको कई बार बताया है न्यूज़ में कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया में इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बजट में 2022-23 के बजट में। गति शक्ति एक्शन प्लान मैंने आपको बताया था कि बजट 4 पिलर पर आधारित है, जिसमें से एक है गति शक्ति एक्शन प्लान। तो गति शक्ति एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 7 चरण हैं, जिसमें रोप वे, हाईवेज वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। पाइपलाइंस भी इसी में आती है। चूँकि ये कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भाग है, तो जो भी जितनी भी योजनाएं बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हैं, वो सारी इसी के अंतर्गत रखी गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति को आप प्लीज़ रिमेंबर रखिए। हाल फिलहाल के कुछ भी 1-1.5 साल के एग्जाम हो तो उनके लिए पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में याद रखिए। और एक क्वेश्चन और, अमृतकाल बजट में इस बार के 22-23 के बजट में, वर्ष 2022-23 के बजट में अमृतकाल शब्द का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अमृतकाल शब्द किस काल या किस टाइम पीरियड को परिभाषित करता है भारत के संक्षेप में? आप मुझे बताइए, थोड़ी देर विचार कर लेते हैं। अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो अमृतकाल के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। अमृतकाल बहुत इम्पॉर्टेंट है बजट की दृष्टि से, और पेपर में वंस MCQ पेपर में भी किसी में भी आ सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक MCQ आंसर ही है। बहुत इसमें समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। चूँकि भारत अपने 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की, तो 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक का जो समय है उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल कहा है, ठीक है। और कहा है कि भारत की ये अमृत यात्रा होगी। भारत अपने जो इतिहास में उसका कीर्तिमान था उसे पुनः प्राप्त करेगा, ठीक है। जो ग्लोरियस, जो उसकी सोने की चिड़िया जैसी बातें कही जाती थी, तो वो ग्लोरी पुनः भारत प्राप्त करेगा। तो अमृतकाल में वित्त मंत्री जी ने भी, और स्वयं मैं खुद भी आप सभी से ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वित्त मंत्री जी का जो आह्वान था उसे सफल बनाया जाना चाहिए, और भारत को सच में पुनः एक बार, ऑल्दो मैं इस बात को, मंत्री जी की इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूँ कि भारत अपने अमृतकाल में नहीं है। भारत ने सदैव प्रगति की है, क्योंकि 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो भारत की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। किसी भी राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र हो, जब उस पर एक औपनिवेशिक राष्ट्र होता है तो उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है। औपनिवेशिक हम थे, हमें इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा लूटा था, तो हालत बहुत ख़राब थी। 1947 के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है। ये कहना कि हम अब अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये गलत है, बट फिर भी हम जब भी आर्थिक प्रगति करें हमेशा पहले से और अधिक करें। तो इसलिए अमृतकाल में हम सभी देशवासियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम सभी और अधिक प्रयास करें, भारत को और अधिक समर्थ बनाएं,
ताकि भारत में समृद्धि, विलासिता और सुख सभी चीज़ें भौतिक हो चाहे, क्योंकि आज के टाइम पर भौतिक की ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए उन सब में भारत अपूर्ण प्रगति करे, ठीक है, उल्लेखनीय प्रगति करे। ऐसा मैं आशा करता हूँ सभी लोग ऐसी मेहनत करेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो मेनली स्टूडेंट से, युवाओं से कहा जाता है, तो इसलिए मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट करी है कि भारत की प्रगति में सबसे से अधिक योगदान दें। लेकिन ये बात याद रखें कि भारत सदैव से प्रगति करता रहा है। औपनिवेशिक चरण इसका छोटा सा अपवाद है, लेकिन प्रगति उसमें भी हुई थी, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो या फैक्स वगैरह के माध्यम से हो। और भी काफ़ी सारे रेल इम्पॉर्टेंट हैं जो ब्रिटिश की देन है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए भारत ने प्रगति नहीं की है, ठीक है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत अनवरत प्रगति की ओर प्रयासरत है, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक या फिर विविधता है, तो भारत की ऐसी विशेषता है कि भारत सदा प्रगति की ओर अग्रसर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने अनेक राष्ट्रों को मार्ग दिखाया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री 7 मार्च को जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन औषधि दिवस के अवसर पर 7 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। आपको पता होगा, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, या आप करंट से अगर अपडेट होंगे तो आपको पता होगा कि भारत 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मना रहा है। और इस बार की जन औषधि दिवस की थीम रखी गई है जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, तो 1 से 7 मार्च जो है जन औषधि सप्ताह के रूप में भारत मना रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, और थीम जरूर याद रखिए आप, जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय पुणे के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। मैंने आपको कल बताया था ना कि उपराष्ट्रपति जी भी सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय पुणे के स्वर्ण जयंती समारोह में गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने इस समारोह का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने सिम्बायोसिस आरोग्य धाम का भी उद्घाटन किया। ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, ज्ञान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम बने, यही हमारी संस्कृति रही है। मुझे खुशी है कि यह परंपरा हमारे देश में आज भी जीवंत है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा। उद्घाटन समारोह के दौरान जो भाषण दिया, जो उनके वक्तव्य थे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज का भारत नवाचार कर रहा है, उन्नति कर रहा है और पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा। आपकी पीढ़ी इस मायने में भाग्यशाली है कि इसे पहले के रक्षात्मक और आश्रित मनोविज्ञान के हानिकारक प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसका श्रेय आज आप सभी को जाता है, हमारे युवाओं को जाता है, युवा वैज्ञानिकों को जाता है और प्रत्येक भारतीय को जाता है, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य थे। देश की सरकार को आज देश के युवाओं की ताकत पर भरोसा है, इसलिए हम आपके लिए एक के बाद एक सेक्टर खोल रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य देश निर्माण के लिए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और 2 न्यूज़ और हैं जो मैं कल डिस्कस कर चुका था, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार इनको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 SBMU 2.0 यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण
प्रारूप का सम्मेलन में शुभारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए, ये तो वही न्यूज़ लगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी करंट अफेयर अपना रिवाइज कर सकें। थैंक यू।